हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूं कंचन। हम एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर रहे थे 9th क्लास की। आज हम ज्योग्राफी हमने पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर भी और सेकंड चैप्टर भी विद क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आपको ये सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझने में इजी होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो इसको एक्सप्लेनेशन समझें डिटेल में, जिससे आपको जो क्वेश्चन आंसर, ये तो एक लिमिटेड तो होते हैं क्वेश्चन आंसर, लिमिट होती है इनकी। अगर आप वीडियो पूरा चैप्टर सुनते हैं या उससे सॉल्व करते हैं, अपने खुद से भी रीड आउट करते हैं, तो आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन हो बीच में से जब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो हमें करने में उसको आसानी होती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखना है जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था। ओके बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's start these question answer. Okay, first question is this. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रिफर्ड टू एज। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ इस तरीके से लैंड मास बनाया था कि कोई भी ऐसी भूमि जो 3 साइड से, राइट, कोई भी ऐसी भूमि जो 3 साइड से किससे घिरी होती है, पानी से। किससे घिरी होती है, पानी से। और उस भूमि को हम क्या कहते हैं, उस भूमि को हम क्या बोलते हैं, याद करो। यस, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो जो हमारा इंडिया है उसका जो अधिकतर भाग कुछ इस शेप में, जो आपको मैंने थोड़ा सा ड्रॉ किया है, कुछ इस शेप में, जो कि 3 साइड से कवर है। आपका जो राइट साइड है, इट मीन्स ईस्ट, वो बे ऑफ बंगाल है, एंड लेफ्ट अरेबियन सी, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये 3 साइड आपका ओशियन से घिरा हुआ है, और ये किसी न किसी चीज़ की बाउंड्री टच कर रहा है। ये हमारा जो ये वाला है ना, जिसको मैं पेन से ये फिल कर रही हूँ ना, ये जलेबी टाइप्स, तो ये जो फिल कर रही हूँ, ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा किससे घिरा हुआ है, ये वाला एरिया, ये हमारा इंडिया का जो एरिया है वो पानी से कवर है। तो इसी वो भाग को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं, या फिर पेनिनसुला क्षेत्र बोलते हैं। तो जो लैंड मास जो भी 3 साइड से कवर हो उसे हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। अगर आपको मैं इन चारों ऑप्शन को डिफाइन करूं, तो जो आपका जी कोस्ट है, कोस्ट क्या होते हैं, ये भी आपको मैंने बताया था ना एक बार, नहीं पता, याद करो। जो ये आपकी लाइन होती है, ये बाउंड्रीज, अंदर का भूभाग तो आपका अलग होगा ना, लेकिन जो बिल्कुल पानी से टच वाला भूभाग है, करीब 18 किलोमीटर तक का जो भूभाग होता है लैंड मास का, वो हमारा कोस्ट लाइन लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, कोस्ट लाइन लैंड। और आइलैंड की बात करूँ तो आपको आइलैंड तो पता ही है ना, द्वीप। आइलैंड क्या होते हैं, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा, कोई भी लैंड मास ऐसा जिसके चारों ओर वाटर बॉडीज हों, क्या हो, वाटर ही वाटर हो, और बीच में क्या हो, भूमि हो। तो ये हमारा लैंड मास क्या कहलाता है, आइलैंड। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, आइलैंड है, वो चारों तरफ से पानी से कवर है। तो वो हमारा सबसे, एक तरह से जो पॉपुलेशन रहती है, जिस भी आइलैंड पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाली जो आइलैंड है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया ही है, और किसी भी आइलैंड पर इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हालांकि हमारे इंडिया में और 2 आइलैंड है, याद करो। यस, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके, जो कि एक बे ऑफ बंगाल में और एक अरेबियन सी में। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। कि जो हमारी माउंटेन रेंज है, जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, ईस्टर्न पार्ट, हमारा जो पूर्वी पार्ट है, भारत का जो पूर्वी पार्ट है, वहाँ म्यांमार की जो सीमा है टच करती है ना, तो उधर का जो हमारा पूर्वी पार्ट है, और उधर हमारा माउंटेन भी फैला हुआ है,
या नॉर्थ टू साउथ माउंटेन फैला है ना कुछ इस तरीके से। तो इधर साइड में क्या आता है, म्यांमार आता है ना। तो जो म्यांमार है, जो हमारी बाउंड्रीज है, उस जो म्यांमार के क्षेत्र को, क्योंकि हमारा माउंटेन रेंज पहुंचती है म्यांमार तक, तो उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। यानी कि म्यांमार वाले क्षेत्र में जो हमारी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है हिमालय की, तो भारत में उस बाउंड्री को किस नाम से जानते हैं? हिमालय के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप साउथ टू गोवा इज रेफर्ड टू एज। जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल है, यानी कि जो हमारा जो कोस्टल एरिया बताया था ना मैंने, कि जो हमारा तटीय रेखा होती है, कोस्टल क्या होता है? तटीय रेखा। पश्चिमी तटीय स्ट्रिप है जो हमारी, जो साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू इज। मान लो जैसे ये मैंने पिक्चर डायग्राम बनाया इंडिया का, फिर से एक बार बनाती हूँ ना, नीट एंड क्लीन सा। ये हमारा ओवल, इधर हमारा ईस्ट है, राइट, इधर हमारा क्या है? वेस्ट, राइट, इधर हमारा साउथ है। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन है हमारा कि ये गोवा है, गोवा कहाँ पड़ेगा? अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो गोवा आपको कहाँ मिलेगा? इधर। तो ये गोवा के जो भूभाग है, ऊपर क्या हो गया? नॉर्थ, और नीचे क्या होगा? साउथ। तो साउथ वाले जो एरिया में कौन सा कोस्टल स्ट्रिप आती है, कौन सी स्ट्रिप है? तो उस स्ट्रिप को हम किस नाम से बुलाते हैं? यानी गोवा का जो साउथ वाला पार्ट है, यानी नीचे वाला जो पार्ट है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कन्नड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ के भूभाग के नाम से जानते हैं। ये थ्रू डायग्राम आपको समझाने की कोशिश की है, हालांकि थोड़ा टिपिकल है समझना, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये जो मैंने डायग्राम के थ्रू जो थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, तो ये बच्चों समझने की कोशिश करो। ये हमारा, फिर से एक बार समझ लो, ये हमारा गोवा है, राइट। ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या है? नॉर्थ, नीचे आएंगे तो साउथ, और राइट हैंड में जाएंगे तो ईस्ट, और लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट। तो ये पूछ रहा है कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट का जो हमारा कोस्टल स्ट्रिप है, जो कन्नड़ कौन सा है हमारे, तो जो हमारे कोस्टल स्ट्रिप है वो कहाँ है? कन्नड़ में। अगर कन्नड़ भी पूछ ले कि किस साइड में, नॉर्थ में, ईस्ट में कि साउथ में, तो वो हमारा साउथ साइड में है। ओके बच्चों, ये हमने चैप्टर की जो वीडियो स्टडी करी थी ना, वीडियो में इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उनमें हमने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। जो, अब ये बताओ कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट कौन सा हो गया हमारा? ये वाला, राइट ना, याद करो, ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया ना भाई, पानी से गिरा हुआ है। तो जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सबसे चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। कौन सी है बेटा? अन्नामुडी, राइट। कंचनजंगा पूछे तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामुडी, जो एक मिनट, अन्नामुडी है, ईस्टर्न घाट का क्या है? ये अन्नामुडी है। और महेंद्रगिरी पूछे तो महेंद्रगिरी किधर आता है? साउथ साइड में आता है ना, वेस्ट साउथ में। इसे रीच करती हूँ, राइट, साफ करती हूँ, मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपने ये समझा कि जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, तो वो हमारी चोटी कौन सी है? अन्नामुडी। और अन्नामुडी के अलावा अगर कंचनजंगा के बारे में पूछे तो वो भारत की सबसे ऊंची माउंटेन शिखर है। अगर हिमालय की माउंटेन शिखर पूछे तो आप क्या बताएंगे? माउंट एवरेस्ट। क्या बताएंगे? माउंट एवरेस्ट। ये इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने डिटेल में पढ़ी थी उनको आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट, ये तो एक क्वेश्चन फॉर्मेशन है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनके अलावा और भी इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इन चोटियों के बारे में, कुछ जो मेन चोटियाँ आती हैं उसकी, इंडिया की और नेपाल की और ईस्टर्न की और वेस्टर्न घाट की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये थोड़े शॉर्ट में आंसर देने हैं। जैसे टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं तो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है बेटा, मान लो ये पृथ्वी है, राइट, ये हमारा कुछ इस तरीके से पृथ्वी है। अब ये हमारी जब पृथ्वी में कभी भूकंप वगैरह या कुछ हलचल जब होती है, तो जब हलचल होती है तो हमारा सॉलिड जो पार्ट है वो ऊपर उठ जाता है इस तरीके से, राइट। और जो हमारा मॉल्टेड पार्ट है, यानी कि जिस भूभाग की हमारी ज़मीन नमी वाली हो, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो वो वाला भाग हमारा नीचे रहता है इस तरीके से।
तो ये कुछ इस तरीके से प्लेट सी टाइप में बना देता है। यानी यहाँ का एरिया क्या हो गया, प्लेन हो गया, यहाँ का एरिया कुछ हलचल होने की वजह से थोड़ा उठ गया है, और यहाँ का भी थोड़ा उठ गया है। तो ये बीच वाला जो एरिया लैंड मास है वो हमारा क्या, प्लेन है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से हो रहा है। तो यही है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं क्या। अगर हम इनको डिटेल में ये शॉर्ट में समझाइए, अगर इसको हम दोबारा फिर से समझें तो देखो, ड्यू टू इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ, कि जब हमारी अर्थ में कोई हीट होती है, ठीक है, कोई गर्माहट होती है, द करेंट्स ऑफ द सेमी मोल्टेड रॉक्स, मैंने बताया था जो हमारी रॉक्स में अगर सेमी मोल्टेड होती है यानी कुछ नमी सी होती है, पूरी मोल्टेड नहीं है, पूरी पिघली हुई नहीं है, सेमी मोल्टेड है रॉक, बिगिन टू मूव टूवर्ड द क्रस्ट, जब वो क्रस्ट की ओर बढ़ती है यानी ऊपर की ओर बढ़ती है। क्रस्ट के एरिया में तो हम लोग रहते हैं ना, क्रस्ट पर ही रहते हैं ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था ना, ये वही है। तो जो हमारा क्रस्ट का आएगा, फिर से अगर नहीं समझ में आता, जैसे मान लो ये पृथ्वी का भूभाग है, तो ये हमारी जो पृथ्वी का जो ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। फिर इसके जो बीच वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, क्रस्ट, राइट, क्या कहलाता है, ये क्रस्ट कहलाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, मेंटल, राइट। और इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो ये क्या कहलाता है, कोर, क्या कहलाता है बच्चों, कोर कहलाता है। तो ये है कि जब हमारी मोल्टेड, जब ये क्रस्ट है ये वाला, राइट, ये, तो जब भी भूमि में थोड़ी हीट की वजह से जो हमारी सेमी मेल्टेड रॉक होती है, यानी जो हमारी यहाँ की जो भूमि अब ऐसी तो नहीं एक जैसी होगी, कहीं ज़्यादा टफनेस होगी, कहीं कंकड़ पत्थर ज़्यादा होंगे, तो कहीं सेमी मोल्टेन होगी, कहीं नमी सी होगी। तो इस तरीके जब भूमि ऊपर क्रस्ट की ओर ऊपर बढ़ती है, एंड टीयर इट पार्ट ड्राइविंग इनटू लार्ज फ्रेगमेंट, फिर ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है, यानी फट सी जाती है ना भूमि, एकदम आपने नहीं देखा होगा एकदम फट के ऊपर निकल आती है, डिवाइड हो जाती है ना। फ्रेगमेंट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक, लिथोस्फेरिक में यानी क्रस्ट का जो ऊपरी भूभाग होता है उसे लिथोस्फेरिक बोलते हैं। और टेक्टोनिक प्लेट्स, इसी को हम क्या कह लेंगे, जब हमारी भूमि में हीट होती है तो हमारा जो सेमी मोल्टेड पार्ट होता है, जिस भूमि का हमारा नमी वाला पार्ट होता है, तो जब हमारी क्रस्ट की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर लिथोस्फीयर के ऊपर बढ़ता है, तो क्या हो जाती है, हमारी जो प्लेट्स ही बन जाती है और नीचे का भाग धंसा हुआ रह जाता है, तो उसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, राइट। देयर आर 7 सच मेजर प्लेट्स, नेमली ये इस टाइप की 7 प्लेट्स हैं कुछ पूरे वर्ल्ड में। जैसे साउथ अमेरिका में भी इस तरीके से हलचल होती है, नॉर्थ अमेरिका में, पैसिफिक में, और इंडो ऑस्ट्रेलियन में, यूरेशियन में, अफ्रीकन एंड अंटार्कटिका। इस टाइप में तुम्हें कहीं ना कहीं सेमी मोल्टेन रॉक्स मिलेंगी जिनकी वजह से हीट होती है और भूमि में टेक्टोनिक प्लेट्स बनती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट्स ऑफ द गोंडवाना लैंड, कि जो आज के समय में गोंडवाना लैंड कौन सा कॉन्टिनेंट है, यानी जो गोंडवाना भूमि है आज के समय में कौन सा द्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है। तो इसको हम समझेंगे, जो गोंडवाना लैंड है उसको हमने एक नाम दे दिया है, कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मेशन है इसकी, गोंडवाना लैंड एक नाम दे दिया, और वो नाम किस नाम से जाना जाता है, ये ऐसा नाम है जो क्या है, हाइपोथेटिकल है, ऐसा नाम है, हाइपोथेटिकल नेम है, जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पड़ता है ये, साउथर्न हेमिस्फीयर में। आपको भी एक बार बता दूँ, देखो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो जो हमारा जो भूभाग आता है, कुछ ऐसे इमेजरी लाइंस है ना हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, है ना, तो इन्हीं को हम ना ईस्टर्न लिथोस्फीयर या वेस्टर्न लिथोस्फीयर, नॉर्थर्न लिथोस्फीयर और साउथर्न लिथोस्फीयर में डिवाइड कर दिया है भूमि को अपनी समझ के लिए, जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएँ कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, राइट। तो जो इसका साउथर्न पार्ट है यानी दिस पार्ट है ना, तो इसी पार्ट को हम गोंडवाना लैंड भी कहते हैं यहाँ, या इसका मतलब जो यहाँ कॉन्टिनेंट आते हैं, यहाँ जो कॉन्टिनेंट आते हैं, याद हो आपको, तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया को इस कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया में, और एशिया किस तरफ पड़ता है आपका, नॉर्थ में पड़ता है, याद रखना, जो एशिया आपका किस में पड़ता है, आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है एशिया, राइट। यूरोप का कहाँ पड़ता है, वेस्ट नॉर्थ में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है आपका, साउथ में।
और आपका अगर हम यहाँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात करें तो वो भी वेस्ट साउथ में आते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं। तो हमारा जो साउथ हेमिस्फीयर का जो पार्ट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अब जो गोंडवाना लैंड है इंक्लूड साउथ अमेरिका। देखो कौन कौन से देश आते हैं उसमें गोंडवाना लैंड में। साउथ अमेरिका आता है, जी मैंने बताया था ये नीचे साउथ वेस्ट में पड़ता है। कौन सा? साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है? गोंडवाना है। तो ये वाला इसको में कौन कौन से देश आएंगे? साउथ अमेरिका, पार्ट ऑफ अमेरिका। देखो साउथ अमेरिका इधर आ जाता है, फिर नॉर्थ अमेरिका ऊपर चला जाता है, याद रखना। साउथ अमेरिका नीचे आता है क्योंकि साउथ में, फिर इसी के ऊपर साइड में क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका गोंडवाना नहीं कहलाएगा, सिर्फ और सिर्फ साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड में आएगा। नेक्स्ट फिर अफ्रीका का भी पार्ट आ जाता है गोंडवाना लैंड में, साउथ अफ्रीका के नाम से भी जानते हैं उसको। एशिया का पार्ट आता है। एशिया के पार्ट में देखो इंडिया भी आता है। हालांकि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में आता है, क्या नॉर्थ में आपका आता है एशिया। एशिया का कुछ भूभाग हमारा साउथ में जो आता है, तो एशिया का जो कुछ भूभाग में साउथ में हमारा इंडिया में भी आ जाता है, जो टच करता है नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो इसका कुछ भूभाग एशिया भी है, अरेबिया और मालिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये सारे पार्ट किस में आ जाते हैं? आपके साउथर्न हेमिस्फीयर। और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी हम किस नाम से इसको जानते हैं? गोंडवाना लैंड के नाम से इसको जानते हैं। प्रायर टू इट्स ब्रेक अप अंडर द फोर्स कॉजिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और अक्सर यहाँ पे ड्रिफ्टिंग होती रहती है, यानी कुछ ना कुछ हलचल सागर वगैरह की वजह से, ओशन की वजह से कुछ ड्रिफ्टिंग होती रही, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हलचल होती रहती है। राइट। नया क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज भामर? कि भामर किसको कहते हैं? भावर हम किसको कहते हैं? हम भावर को भी हमने लास्ट वीडियोज में डिटेल में समझा था, बस वही इसको यहाँ भी हम लिख सकते हैं। आंसर इज दिस, द भावर इज द नैरो बेल्ट ऑफ द प्लेन विच इज कवर्ड विथ पेबल्स एंड लाइज along the foothills of the शिवालिक from the इंडस to the टीस्टा। देखो मैं थोड़ा सा इसको भी थोड़ा थ्रू द मैप समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका जो हिमालयाज रेंज है वो कैसे गई हुई है? नॉर्थ टू वेस्ट गई है ना, ईस्ट गई है ना, नॉर्थ टू ईस्ट, इस तरीके से, या आप कह लो नॉर्थ टू साउथ, इस तरीके से गई हुई है ना। तो आपकी जो हिमालय रेंज है वो 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 3। पहला क्या कहलाता है? हाईएस्ट हिमालय, राइट, यानी हिमाद्री। लास्ट वाला क्या कहलाता है? ये मध्य हिमालय कहलाता है। और लास्ट वाला क्या कहलाता है आपका? शिवालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवालिक। तो शिवालिक के जो नीचे का जो पार्ट है करीब 8 to 10 किलोमीटर तक का, जब ये नदियाँ बहकर आती हैं, जब हिमालय से निकलकर जब नदियाँ आती हैं, कोई सी भी गंगोत्री से निकल कर आती हैं, गंगा यमुना जो भी नदियाँ निकल कर आती हैं, तो यहाँ से बहकर आने वाला जो पार्ट है, फिर 8 to 10 किलोमीटर वाला जो क्षेत्रफल है उसका, वो कैसा आता है? धीरे धीरे उसकी ढलान कम होती जाती है। यानी जो नदियों का बहाव है 8 to 10 किलोमीटर के बाद धीरे धीरे उनका बहाव क्या हो जाता है? कम होने लगता है। तो उसका जो बहाव कम होने लगता है, जो ये वाला जो पार्ट आ जाता है शिवालिक के जो नीचे वाला जो पार्ट है, इसी को हम भावर के नाम से जानते हैं। इसी पार्ट को, यानी शिवालिक के जो नीचे वाला जो पार्ट, जब नदियाँ बहकर नीचे आती हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? भावर के नाम से जानते हैं। और ये हमारा क्या है? नैरो बेल्ट प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? नैरो बेल्ट प्लेन कहलाता है, जो कि नदियों के द्वारा पेबल्स, कंकड़ वंकड़ लेकर आती हैं, नदियाँ कंकड़ पत्थर लेकर आते हैं, लाइज अलोंग द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, शिवालिक के नीचे आता है, फ्रॉम द इंडस एंड द टीस्ता। और ये नदियाँ कौन बहाव लेकर आती हैं? इंडस और तीस्ता रिवर लेकर आती हैं ये बहाव। द बेल्ट यानी जो पार्ट जो बनाती है, जो नीचे निकल कर आती है जो नदियाँ, तो वो हमारे जो पार्ट जब नदियाँ निकल कर आती हैं वो नीचे क्या हो जाता है? प्लेन एरिया हो जाते हैं, फिर कंकड़ पत्थर वगैरह जो कलेक्ट कर देते हैं, उस भूभाग को हम क्या कहेंगे? भावर के नाम से जानते हैं। और वहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ वो इस तरीके से डिपोजिट करती हैं पेबल्स वगैरह, वो कौन सी नदियाँ हैं? इंडस एंड इंडस टू द टीस्ता, कि इंडस से लेकर टीस्ता तक ऐसा होता है। दिस बेल्ट इज लेड डाउन बाई नंबरस स्ट्रीम्स डिसेंडिंग डाउन द हिल्स। ये जो लैंड है, ये जो भूभाग है हमारा, ये जो लेटा हुआ जो भूभाग है, ये नंबरस स्ट्रीम्स, कई सारी इसमें से स्ट्रीम्स निकलती हैं,
यानी कि जो भूभाग जब निकल कर आता है क्योंकि जब प्लेन हो जाता है ये एरिया, और यहीं से जो नदियाँ भी जितनी भी आती हैं वो अपने आप में, मान लो ये कोई नदी बह रही है, फिर अपने आप में ये स्ट्रीम्स निकाल देती है, यानी छोटी छोटी नदियाँ बहने लगती हैं उसके सहारे से। इसी ये जो बेल्ट, जब ये बेल्ट बन जाती है इस तरीके से, तो ये बेल्ट क्या करती है, जो भावर बेल्ट, इसी की वजह से यहाँ से कुछ छोटी छोटी नदियाँ और भी बहने लगती हैं। ओके, आई होप आपको ये भावर वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेम द 3 मेजर डिवीजन ऑफ हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। याद रखना, हिमालय के पूरा डिवीजन नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ टू साउथ का डिवीजन पूछा है। तो नॉर्थ टू साउथ का जो मेजर डिवीजन है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। द नॉर्थन मोस्ट रेंज विच इज नोन एज द ग्रेट हिमालयस, जो नॉर्थ की सबसे ऊंची जो चोटी है, अभी बताया था ना मैंने आपको, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। देखो, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं जो सबसे ऊपर वाली चोटी होती है, राइट, जो नॉर्थ टू साउथ आती है। अभी समझाया था ना जब मैंने हिमालय के फॉर्मेशन का जो डायग्राम बताया था, नहीं पता तो ऊपर फिर से पॉज करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना। फिर उसी को हम ग्रेट हिमालय को हम इनर हिमालय भी कहते हैं, और उसी को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, राइट। 3 डिवीजन लिखते हैं ना, तो एक डिवीजन कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड में आपको बताया था मध्य हिमालय कहा जाता है, और मध्य हिमालय को हम और क्या कहते हैं, या द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी हिमाद्री की जो नीचे वाली जो आती है रेंज, विच नोन एज हिमाचल, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हिमाचल के नाम से जानते हैं। और द लेजर हिमालय, और क्या कहते हैं, मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, या लेजर हिमालय भी नाम से जानते हैं। सेकंड डिवीजन हो गया। और आपको थर्ड तो पता ही है कि शिवालिक के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी इसको रीड आउट कर लो। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय विच इज नोन एज द शिवालिक, कि जो सबसे बाहरी परत होती है जो हिमालय की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं। दीज आर द फुट हिल्स रेंजेस एंड रिप्रेजेंट द साउथर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालय। ये जो रेंज है वो हमारी कैसी है, फुट हिल्स है। फुट हिल्स कैसे, क्योंकि नदियाँ हमारी आकर यहीं थोड़ा ठहराव लेकर प्लेन एरिया बना देती है ना, यहाँ का जो ढलान है वो थोड़ा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये हमारी फुट हिल्स रेंज है जो रिप्रेजेंट करती है किसको, साउथर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द हिमालय। जो साउथर्न मोस्ट हिमालय जो होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच प्लेट्यूज लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज। कौन सा प्लेट्यू, कौन सा पठार अरावली और विंध्या रेंज के बीच में स्थित है, बीच में पूछा है। याद करो, पहले तो ये बताओ कि जो अरावली हिल्स है वो किस पठार में आती है। यस, मालवा का पठार। किसमें आती है, मालवा का पठार। और जो मालवा का जो पठार है वो हाईएस्ट में आता है, क्या आता है, हाईएस्ट है, ऊंचाई में। और उसी की वजह से हम इसको और क्या कहते हैं, सेंट्रल प्लेट्यू भी तो बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का हाईएस्ट है, राइट, ये भी तो पता है आपको इसकी क्वालिटी। इसका जो प्लेट्यू कैसा है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, और इसको सेंट्रल हाईलैंड भी के नाम से भी जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। कोरल का मीनिंग बताया था ना, कोरल क्या होते हैं। अगर आपको याद हो मैंने जो समझाया था, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोरल का मीनिंग क्या है। तो मैंने कोरल का मीनिंग आपको लास्ट वीडियोस में समझाया था। तो ये पूछा गया है कि जो कोरल की फॉर्मेशन है, कोरल से कौन सा आइलैंड बना है हमारे इंडिया में। तो कोरल से हम बनने वाला आइलैंड कैसा हमारा, लक्षद्वीप। कौन सा हमारा, लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लक्षद्वीप है वो किस एरिया में स्थित है, अंडमान निकोबार में या फिर बे ऑफ बंगाल में, तो जो हमारा लक्षद्वीप है और कहाँ स्थित है वो हमारा, अंडमान एंड निकोबार या उसमें बे ऑफ बंगाल में। जो हमारा लक्षद्वीप है वो हमारा कहाँ स्थित है, अरेबियन सी में। कहाँ स्थित है हमारा, अरेबियन सी में। और बंगाल की जो खाड़ी में स्थित है वो हमारा आइलैंड कहाँ, कौन सा स्थित है, बंगाल की खाड़ी में हमारा आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, राइट। और जो अंडमान एंड निकोबार है, अब कोई बता सकता है जो अंडमान और निकोबार है उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई है, किससे हुई है, कोरल से हुई है या किसी और से हुई है। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा भी था, किससे हुई है, वोल्केनो से हुई है। कौन सी हुई है, वोल्केनो से, यानी ज्वालामुखी से फॉर्मेशन हुई है अंडमान एंड निकोबार की।
कोई बताएगा कि अंडमान में और निकोबार में कौन सी वोल्केनो है एक्टिव वोल्केनो? अगर आपने जिसने भी सुना होगा उसे याद होगा और जिसने नहीं सुना होगा उसे याद नहीं होगा। जो अंडमान और निकोबार की एक्टिव वोल्केनो का नाम क्या है? बेरिन। क्या नाम है? बेरिन। ओके, अब हम आते हैं हमने ऑब्जेक्टिव किए, ब्रीफ में क्वेश्चन करें। अब हम थोड़ा इनको डिटेल में भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके, इनको डिस्टिंग्विश करना है, इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स। कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को डिफाइन करना है कि किस तरीके से कन्वर्जिंग होती है। देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स का तो मैंने बताया था किस तरीके से होती है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग थोड़ा फॉर्मेशन में समझ लो। जैसे इस तरीके से हमारी जो लैंड है, करेक्ट, फिर हमारी जो प्लेट खिसक जाती है, नीचे धंस जाती हैं जो, है ना, ये जो नीचे धंसने वाली जो हो जाती है, यानी ये भूभाग हमारा क्या है? ऊंचा उठ गया, और ये जो भूमि है कुछ हलचल की वजह से, हीट की वजह से भी नीचे धंस गई, तो इनको हम कन्वर्जिंग बोलेंगे। जो भूभाग हमारा ऊंचा उठ गया, जो भूभाग हमारा ऊपर खिसक जाता है और फिर ये भूभाग नीचे धंस जाता है, तो ये हमारा क्या है? ये कन्वर्जिंग है। और जो भूभाग ऊंचा उठ गया है उसे हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग बोलेंगे। ओके, अब इसी को समझ लो कैसे लिखेंगे। द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ मेक्स द मोल्टन रॉक्स। आपको पता ही है कि अर्थ में हीट की वजह से मोल्टन रॉक्स में रश टूवर्ड्स द सरफेस के ऊपर जब बढ़ती हैं, ऑफ द अर्थ ड्राइव द क्रस्ट इनटू लार्ज फ्रेगमेंट्स नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। तब वो क्या बन जाती हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स बन जाती हैं। दीज प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग ओवर द मेंटल ऑफ द अर्थ। जो ये ड्रिफ्टिंग होती है, जो ये एकदम से ऊपर नीचे जो होती है भूमि, उसकी जो फॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारी मेंटल तक पहुँचती है। मैंने आपको भूमि को 3 चीज़ों में डिवाइड किया था ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये कहाँ तक इसका पार्ट पहुँचता है? ये मेंटल पार्ट तक पहुँचता है। एज अ रिजल्ट व्हेन द 2 और मोर प्लेट्स आर पॉज, ये मैंने समझाया था ना, जब 2 या 2 से अधिक प्लेट्स ऊपर धंसती या नीचे खिसकती, पॉज करती हैं, टूवर्ड्स ईच अदर दे आर कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट्स। जब वो पॉज ले लेती हैं, थोड़ा ठहराव ले लेती हैं, रुक जाती हैं, नीचे की ओर धंस जाती हैं, तो क्या कहलाती है हमारी? वो कन्वर्जिंग प्लेट्स कहलाती है। और अदर हैंड, इसी की दूसरी ओर क्या है? ऑन द अदर हैंड, इफ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग। अगर ये दोनों प्लेट्स पॉज करती हैं, थोड़ा रुक सी जाती हैं, ऊपर उड़ते उड़ते थोड़ा रुक सी जाती हैं, इस तरीके से, जैसे ये मैंने बताया ना नीचे धंसा हुआ पार्ट है, यानी ये पार्ट ऊपर नहीं उठ पाया है, ये पार्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन ये ऊपर उठ नहीं पाया, पॉज ले लिया है ऊपर उठने से पहले, तो ये क्या है? हमारा कन्वर्जिंग प्लेट्स है। और अब जब कोई पार्ट अवे फ्रॉम द ईच अदर आर दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग। जब कोई पार्ट जैसे हलचल होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, इस तरीके से, जैसे ये ऊंचा उठा है ना, ये प्लेट हुई तो ये नीचे आ गई और ये ऊपर चढ़ गई, राइट। ये देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये प्लेट बनाती है, ये प्लेट खिसकती है और इसी के ऊपर ना एक प्लेट और ऊपर आ जाती है इसके ऊपर, इस तरीके से ऐसे। तो ये इतना पार्ट तो धंसा नहीं है ना इसका, तो ये जो धंसने वाला पार्ट नहीं है, तो इतना जो पार्ट है वो हमारा क्या है? कन्वर्जिंग प्लेट्स कहलाएगा। और जो भूभाग एक के ऊपर और दूसरा चढ़ गया, जो ऊंचाई सी बना ली है, इसको हम क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे इसको? डाइवर्जिंग प्लेट्स। और इसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जिंग प्लेट्स। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा डाइवर्जिंग प्लेट्स और कन्वर्जिंग प्लेट्स का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भांगर और खदार क्या है। अगर मैं ब्रीफली समझाऊं तो भांगर क्या है? जो भी नदियां वगैरह अपने साथ एलुवियल सॉइल लेकर आती हैं और जो भी मटेरियल लेकर आती हैं, तो उनको हम भागर और खदार के नाम से जानते हैं। भागर जो पुराने टाइम में प्राचीन नाम है, यानी पुराना डिपॉजिट हो चुका है, जैसे बहुत टाइम से नदियों का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो जब बहुत सारी नदियां लेकर अपने साथ डिपॉजिट्स कुछ लेकर आती हैं और ये इकट्ठा हो जाता है और ये यहाँ पे प्लेन एरिया बन जाता है ना, कोई मैदान सा बन जाता है, तो ये हमारा जो मैदान है वो क्या कहलाएगा? भांगर। क्योंकि इसका जो मैदान की फॉर्मेशन है वो कैसी है? काफ़ी ओल्ड है, बहुत ही पुरानी है। फिर नदियाँ आगे भी बहने लग जाती हैं, इनसे आगे भी तो नदियाँ कुछ बह रही हैं और नई नई इसी तरीके से डिपॉजिट लाकर और कलेक्ट कर रही हैं और मैदान बन रहे हैं। तो जो नए वाली जो फॉर्मेशन हो रही है मैदानों की, इनको हम खदार के नाम से जानते हैं।
पहले इतना समझ में आया हो, फिर से समझ लो। जो नई फॉर्मेशन है नदियों की, जो डिपॉजिट्स लेकर आती है अपने साथ और मैदान में कन्वर्ट कर देती हैं, धीरे धीरे कंकड़ पत्थर जो लेकर आती है, फिर धीरे धीरे वो क्षेत्र मैदान बन जाता है, तो वो हमारा खदार होता है। और जो नदियों के लाने से बहुत दिनों पहले से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना, ये सारे डिपॉजिट पहले से बहुत दिनों से जमा है, तो इनको हम भांगर कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन देखो, ये आपका नीचे आता है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द शॉइस ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, कि जो हमारा जो नॉर्थन प्लेन्स है वो कैसा है, दे हैव बीन डिफरेंशिएटेड बाय टू नेम्स। जो नॉर्थन प्लेन है उसको हमने टू नेम नाम से, यानी उसकी जो मिट्टी है नॉर्थन प्लेन से, उनके हमने दो नाम से, उनकी दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। उसकी जो मिट्टी को कितने नाम से डिवाइड कर दिया है, दो, एक तो भांगर है और एक खदार है। ये नॉर्थन प्लेन्स में जब नदियाँ बहकर आती हैं और धीरे धीरे नॉर्थन प्लेन, जब हमारा क्योंकि प्लेन एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर भूभाग, तो जो पहले से वहाँ की जो एलिवेट सॉइल वगैरह बहुत पुरानी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भांगर। और नई फॉर्मेशन जो हो रही है उसे कहते हैं खदार। तो ये जो नॉर्थन प्लेन्स है उनको दो भागों में डिवाइड किया है उसकी मिट्टी को, भांगर है खदार। भांगर, दीज आर द ओल्डर एलुवियम, ये मैंने बताया था आपको, ओल्ड सॉइल एंड फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, राइट। They lies above the flood plains of the rivers and present a terrace-like structures, कि वहाँ पे जो वहाँ का जो एरिया है, जो डिपॉजिट लेकर आती नदियाँ वगैरह, तो वहाँ कुछ फ्लड प्लेन्स की, यानी जो बाढ़ वगैरह के जो मैदान क्षेत्र हैं वो वहाँ भी आते हैं। बाढ़ वगैरह के जो क्षेत्र मैदान भी नॉर्थन प्लेन में आते हैं, राइट। और वहाँ की जो रिवर की वजह से बाढ़ वगैरह आ जाती है। जो नॉर्थन प्लेन का जो भांगर वाला क्षेत्र है वहाँ बाढ़ की, नदियों की वजह से क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और प्रेजेंट में टेरेस लाइक स्ट्रक्चर, और प्रेजेंट टाइम में वो स्ट्रक्चर कैसा होता जाता है, टेरेस होता जा रहा है। यानी एक तरह से जैसे टेरेस होती है ना, और ऊपर से हल्की सी ढलान और फिर एकदम से प्लेन, तो टेरेस से होता चला जा रहा है। इट ऑफन कंटेन्स कंकर नूडल्स मेड ऑफ कैलरियस डिपॉजिट, जो अपनी नदियाँ अपने कंकर वगैरह लेकर आती हैं, नूडल्स लेकर आती हैं, कैलरीज लेकर आती हैं, वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, वहाँ पर कलेक्ट हो जाती हैं। जैसे नदियों में बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, बाढ़ वगैरह के साथ वो अपने साथ जितना भी मटेरियल, कूड़ा करकट कंकड़ वगैरह जो लेकर आते हैं वो वहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। जो वहाँ पे कलेक्ट होने की वजह से जो वहाँ का जो एरिया है वो कैसा बन जाता है, वहाँ एलुवियम सॉइल आती है। और आपको पता है एलुवियम यानी जलोढ़ मिट्टी है, वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होती है वहाँ की जो मिट्टी होती है। नेक्स्ट है आपका खदार। अब खदार में देखो क्या होता है, मैंने बताया था उसकी फॉर्मेशन कैसी है, न्यू है, तो ये तो क्वेश्चन कह रहा है, द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर नोन एज खदार। जो न्यूअर हो रहा है, जो नई फॉर्मेशन हो रही है फ्लड वगैरह की वजह से प्लेन जो एरिया की, उसे हम खदार कहते हैं। दीज आर द न्यू एलुवियम और न्यू सॉइल, वहाँ की नई एलुवियम सॉइल है और नई सॉइल है, नई मिट्टी का निर्माण हो रहा है। एंड आर वेरी फर्टाइल, और वहाँ की जो वो है एलुवियम है कैसी है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ है। दस खदार इज़ आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ये किस तरीके से हमारी मतलब एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। आपको वेस्टर्न घाट के बारे में बताना है कि वेस्टर्न घाट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ईस्टर्न घाट के बारे में बताना है। आपको ये बताया भी था मैंने वीडियो में कि ईस्टर्न घाट में क्या है, वेस्टर्न घाट में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ, लेकिन आप खुद से भी इनको पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये 7 पॉइंट्स हैं तो पूरा लिखें। आप क्वेश्चन की स्ट्रक्चर देखें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि ब्रीफ क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको देंगे। ये आपका क्वेश्चन वेस्टर्न घाट में देखो क्या क्या है। द वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड एंड मार्क द वेस्टर्न एरियाज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया अलोंग द अरेबियन सी। आपको पता ही है जो वेस्टर्न घाट में क्या है, वहाँ का डेक्कन प्लेट्यू है और वहाँ की जो रेंज है कैसी है, पैरेलल है। और उधर ही साइड में हमारा वेस्टर्न घाट में जो सीमा जो टच होती है किससे होती है, अरेबियन सी से उसकी सीमा टच होती है। उसी के अपोजिट में ईस्टर्न घाट में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से टच होती है। और वहाँ का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है,
डेक्कन प्लेट्यू का पैरेलल तो है ईस्टर्न कोस्ट इंडिया, यानी जो घाट्स है मार्क द ईस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेट्यू पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द बे ऑफ बंगाल। ये किसके पास में पड़ता है? ये बे ऑफ बंगाल के पास में पड़ता है। यहाँ का आप कह लो, यहाँ का एक तरह से आप डेक्कन प्लेट्यू ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ का जो एज कैसा है? नैरो है। कैसा है? नैरो, सकरा हुआ है। यहाँ की जो रेंज है कैसी है? नैरो भी है, छोटी भी है अरेबियन सी से, यानी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, कंटिन्यूस कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेज ओनली। यहाँ पे है ना जो जितनी भी रेंज है वहाँ पे ना जहाँ तक पासेज भी हैं, यानी कि क्या है? फॉर्मेशन जो हो रखी है आपकी, कैसे हो रखी है? पासेज हो रखी है, दर्रे बना रखे हैं। ओके, क्या बना रखे हैं? दर्रे। दर्रे मैंने आपको समझाया था ना, दर्रे क्या होते हैं? जैसे आपको मैं बता दूँ कि जैसे ये जो आपकी रेंज बनी हुई है, ठीक है, अब इन पहाड़ों के बीच में से इधर से उधर जाने के लिए अगर कोई रास्ता बना है किसी घाटी में, या ये क्या कहलाएंगे? हमारे पासेस कहलाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या है? वेस्टर्न घाट से पासेस बने हुए हैं। इसी के अपोजिट में देखो क्या डिस्टिंग, जो यहाँ के पासेस क्या है? कंटिन्यूस है, लगातार है, चलते रहने वाले। बट यहाँ का जो कैसा है? डिस्टिंग्विश है, यानी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, इरेगुलर है। कैसा? इरेगुलर है, टेढ़ा मेढ़ा है, एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। और यहाँ की जो रिवर्स हैं, इस वाली जो एरिया की जो रिवर्स बहती हैं वो ड्रेन हो जाती हैं, यानी गिर जाती हैं। कहाँ पर बह, जितनी भी वेस्ट ईस्टर्न घाट की जितनी भी नदियाँ निकल कर आती हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट कैसा है? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हायर है ईस्टर्न घाट से। और इसका जो कितने एवरेज में फैला हुआ है? इसका 900 to 1600 मीटर। उसी के एवरेज में अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो उसका जो कितना है? ओनली 600 मीटर्स है। कितना है? कितने एरिया में फैला हुआ है ये? 600 मीटर्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, द हाइएस्ट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द नॉर्थन टू साउथन। ये वहाँ की जो ऊंचाई है, वहाँ की जो इंक्रीजिंग हो रहा है, कैसा? प्रोग्रेसिवली हो रहा है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ की ओर। द हाइएस्ट पीक ऑफ इंक्लूड द अन्नामुरी। याद रखना, तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटियाँ या हाईएस्ट कौन कौन सी? अन्नामुरी है और डोडा बेटा है। ओके, और अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो इनका क्या? एनक्लोज स्ट्रिप है। कैसी? एनक्लोज है, सकरी हुई है लैंड। और जो इनकी स्ट्रिप्स कैसे कह रही है? इनका जो भूभाग है कैसा है? स्लॉप्ड है। कैसा है? स्लॉप्ड है, ईस्टर्न स्लॉप एंड बे ऑफ बंगाल। और इधर किधर साइड में पड़ता है? ये बे ऑफ बंगाल की तरफ, विच इज़ नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं, यानी पूर्वी तटीय घाट के मैदानों के नाम से भी इनको जानते हैं। इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल। ये चौड़ाई में है, वो तो क्या था? पैरेलल था, बड़ा था। बट ईस्टर्न का क्या है? कैसा है? वाइडर है, चौड़ा है ना? कैसा एरिया है? वाइडर है। विथ इज मैक्सिमम ब्रीथ, वो कितने देखो कितने उसमें फैला हुआ है? ये करीब 120 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो फिर मैंने 4 पॉइंट और एक्सप्लेन किया, इसको मैं बता दूँ आपको कि जैसे हमने यहाँ की फेमस चोटियों के बारे में पढ़ा था, है ना? यहाँ के भी कौन कौन सी हाईएस्ट पीक है? महेंद्रगिरी एंड जावेरी। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपका जो डोडा बेटा है वो ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में, तो आपका आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट में। और आपसे महेंद्रगिरी के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये ईस्टर्न घाट में। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। अन्नामुरी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। ओके बच्चों, इसका ये याद रखना। इसका जो 5th पॉइंट था ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसका 5th पॉइंट देखो, द वेस्टर्न घाट एनक्लोज अ नैरो स्ट्रिप बिटवीन इट्स वेस्टर्न स्लोप एंड अरेबियन सी। जो वेस्टर्न घाट का जो कैसा सकरा हुआ स्ट्रिप है और किसके बीच में फैला हुआ है? ये वेस्टर्न स्लोप एंड अरेबियन सी के बीच में फैला हुआ है, विच इज़ नोन एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इनको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। इट्स मैक्सिमम वाइडेस्ट इज 64 किलोमीटर। ये मैक्सिमम चौड़ा है, मतलब लगभग कितना चौड़ा है? 64 किलोमीटर तक। बट ईस्टर्न घाट कितना चौड़ा था? कितना वाइडर था? 120। सोचो कितना है?
और ये कितना ओनली 64 किलोमीटर तक ओनली मैक्सिमम इसका चौड़ाई है, वाइडेस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6, द एक्सपीरियंस और ग्राफी रेन मोस्टली इन समर ड्यू, कि जो वैष्णो घाट में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो कब होती है, समर, ड्यू टू समर मानसून के अंतर्गत। द क्लाइमेट इज हॉट एंड मॉइस्ट, यहाँ की जो जलवायु है, जो यहाँ की जो मॉइस्चर है, यहाँ पे जो बारिश होती है वैष्णो घाट में कब होती है, समर में होती है। और यहाँ का जो कैसा है मानसून, समर मानसून कहलाता है। और यहाँ की जो क्लाइमेट है कैसी है, हॉट है यानी गर्मी है, और मॉइस्ट है, मॉइस्ट कैसी, जो नमी नमी सी रहती है। जैसे आप लोग गोवा या कभी महाराष्ट्र गए हो या मुंबई गए हो तो वहाँ देखने ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, तो जो वहाँ का जो मॉइस्चर है कैसा रहता है, हॉट और मॉइस्ट रहता है, कुछ नमी नमी सी, वहाँ की जो हवा भी चलेगी तो थोड़ा चिपचिपाहट सी लगती है, तो मॉइस्ट है थोड़ा, ठीक है ना। और उसी के अपोजिट में जो ईस्टर्न घाट है कैसा है, रिसीव्स रेन बोथ इन समर इन एंड विंटर, यहाँ पे बारिश दोनों टाइम में होती है, समर में भी और विंटर भी, लेकिन ज़्यादा बारिश कब होती है, विंटर एरिया में, स्पेशली इन विंटर थ्रू विंटर मानसून। क्योंकि ज़्यादा बारिश कब होती है, विंटर मानसून में। तो देख आपने सुना होगा जैसे तमिलनाडु वगैरह में कभी कभार जब नवंबर दिसंबर में बारिश कहाँ आती है, ज़्यादातर इस एरिया में आती है, तमिलनाडु वगैरह में आती है ना, क्योंकि वो ईस्टर्न एरिया है हमारे, कैसे हमारे वो ईस्टर्न एरिया है। However, here the rain is lesser than the western strip. यहाँ की जो रेंज है, यहाँ की जो रेन है वो कम होती है वेस्टर्न स्ट्रिप के मुताबिक, यानी वेस्टर्न स्ट्रिप में ज़्यादा बारिश होती है और ईस्टर्न में कम होती है, ठीक है। हियर द सॉइल इज हाईली फर्टाइल राइस, 7 पॉइंट है, क्योंकि हम बारिश वगैरह होती है, नमी रहती है और एग्रीकल्चर के लिए चाहिए क्या, तो इसकी वजह से जो यहाँ की सॉइल है वो कैसी है, फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। राइस यहाँ की दिख क्या क्या होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि पानी अच्छी खासी उपलब्धता है, बारिश भी अच्छी होती है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं कैसी है, राइस हैं, चावल होते हैं, आपकी स्पाइसेस होती हैं, मसाले वगैरह उगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना केरल वगैरह में मसाले ज़्यादा उगते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसा एरिया हमारा, क्योंकि ये वेस्टर्न एरिया में आता है। रबर होती है, फ्रूट होते हैं, जैसे कोकोनट वगैरह ज़्यादा होते हैं, कैश्यू होते हैं, नट्स होते हैं, और आपके और भी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है तो ज़्यादातर चीज़ें यहीं होती हैं। लेकिन अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो यहाँ का जो फर्टाइल एरिया ज़्यादा नहीं है, वेस्टर्न जी मतलब फर्टाइल तो है बट वेस्टर्न स्ट्रिप जितना नहीं है, वेस्टर्न घाट जितना नहीं है, यानी जितना हमारा पश्चिमी विभाग का हमारा एरिया जितना एग्रीकल्चर में अच्छा है उतना हमारा ईस्टर्न में नहीं है। यहाँ की कुछ प्रमुख फसल हैं जैसे राइस है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, टबैको है और आपका कॉटन है, यहाँ की भी प्रमुख फसल है। ओके, ये आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ डिटेल में क्वेश्चन और दे रखिए 3-4 वैसे, फिर इसके बाद थोड़ा शॉर्टली में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं सोच रही हूँ आपको मैं 2 वीडियो में कराऊँ या एक ही वीडियो में करा दूँ ये क्वेश्चन। ये आपने ना यहाँ तक तो कर ही लिए हैं, मैं ये थोड़े डिटेल में आ जाते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि पहले आप इनको वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, इतने क्वेश्चन से आपको याद करने में हेल्प करेंगे। तो हम ना इसको क्वेश्चन नंबर, जो ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहे हैं ना हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े डिटेल में समझाने में भी टाइम लगेगा, तो ये ना आपको ये 4 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी, आप अपना इतना ही रखें, ठीक है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये समझने में हेल्प हुई होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने हो सके उतने बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिले पढ़ने के टाइम में, जैसे स्कूल नहीं चल रहे तो उनको भी हेल्प मिले। ओके, तो उनकी मदद करें, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। कोशिश की है मैंने इनको पूरा डिटेल हिंदी में एक्सप्लेन करने की, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी मीनिंग्स हैं, आप इनको समझें, और इन क्वेश्चन आंसर से समझने से पहले आपको वो वीडियो ज़रूर देखने हैं जिसमें हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ओके बच्चों, बाय।